मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था पर, अभी तक हम लोगों ने सेट नंबर 6 तक वर्क कर लिया है। 7वें पर हम देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करना उत्तम होगा। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यहाँ पर देखेंगे तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 333 ए ऑप्शन। आर्टिकल 333 के तहत जिला जज की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि जिला जज अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति का प्रावधान है। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का अगर देखेंगे प्रावधान तो आर्टिकल 124 से लेकर के 146 तक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग हाई कोर्ट के संबंध में प्रावधान देखें तो हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक में प्रावधान दिया गया है। अगर 233 से अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे नीचे आर्टिकल 233 से शुरू हो जाता है और फिर आर्टिकल 237 तक में न्यायपालिका के संबंध में प्रावधान किए गए। तो यह प्रावधान, इसलिए हम लोग यहाँ पर सही ऑप्शन क्या टिक करेंगे? 233। फिर अगला, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो यहाँ पर न्यायिक सक्रियता की बात कर रहा है तो न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? न्यायिक स्वतंत्रता से। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी सक्रिय हो सकती है। तो हिंदुस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका की सक्रियता भी देखने को आपको समय समय पर मिलती रहती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर किस वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है? अधिकतम आयु का पूछ रहा। ये प्रश्न पहले भी हम लोग हल कर चुके हैं। 65 वर्ष तक की आयु तक कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बना रह सकता है। अगले प्रश्न पर अगर चल करके हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। अगले प्रश्न पर देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यहां पर ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसके संबंध में अगर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 126 में प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 126 में, कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है? तो स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो यहां पर ध्यान देंगे, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस न्यायालय में एक श्रोता के रूप में बैठने का अधिकार रखता है? यहां पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही। किस न्यायालय में? भारत के किसी भी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी सत्र न्यायालय में। तो यहां ध्यान देंगे, भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी भारत सरकार के पक्ष को रखता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति अगर देखेंगे किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 76 का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। अब उसके बाद अगर देखें कि महान्यायवादी क्या होता है, तो केंद्र का विधिक सलाहकार व्यक्ति होता है। यही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। अगले बिंदु पर देखेंगे, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं, बहुत व्यापक विवेकाधिकार, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सी ऑप्शन टिक कर लेंगे, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार की शक्ति प्राप्त है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर का मतलब क्या है, यही बात की जाएगी। इसका मतलब यह है राज्यपाल की बात। गवर्नर का मतलब राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान के विषय में बात की जा रही। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 155 में किया गया है। किस पे? 155 में। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और इसके द्वारा ही इसे हटाया जाता है। अर्थात
अपना त्याग पत्र अगर राज्यपाल देगा किसी को तो किसको, राष्ट्रपति को देगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहां ध्यान देंगे कौन सा कथन गलत है। राज्य की जो विधान परिषद होती ये कभी भंग नहीं होती, या तो ये पूर्णतया समाप्त हो सकती है, या ये तो पूर्णतया समाप्त हो सकती है, और या फिर नहीं है तो इसका गठन किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सच है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह भी सच है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो यह ऑप्शन गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? यहां अगर ऑप्शन हो जाए 35 वर्ष की आयु, क्या है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान जो किया गया है वो 35 वर्ष, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो तीनों ऑप्शन सही है, यहां पर ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, राज्यपाल को उसके पद से भारत का राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद कानून बना करके, बी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, संसद कानून बना करके किसी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से, तो आर्टिकल ध्यान रखेंगे 169। कितना? 169। अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है कि इसके तहत क्या किया जा सकता है? विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना की जा सकती है, अर्थात जहां पर है वहां पर समाप्त किया जा सकता है, और जहां पर नहीं है जिन राज्यों में, वहां पर गठन किया जा सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती। अगले प्रश्न पर देखेंगे, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार, यहां पर विधिक सलाहकार की बात की गई, को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। इसका प्रावधान क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे तो महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। और ये जो महाधिवक्ता होता है इसको आर्टिकल 165 के तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 153 राज्यपाल की नियुक्ति, 155 राज्यपाल का कार्यकाल, 162 राज्य का महाधिवक्ता, 167 मुख्यमंत्री का दायित्व। तो तीनों आर्टिकल यहां पर गलत है, डी ऑप्शन सही होगा, मुख्यमंत्री का दायित्व। अब मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है? इसके मुख्यमंत्री का दायित्व यह होता है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्यस्थ का काम मुख्यमंत्री करता है, और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए समस्त निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। अगले प्रश्न पर, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्यपाल को, महान्यायवादी को, किसको नहीं नियुक्त करता? महाधिवक्ता को नहीं नियुक्त करता। क्यों? क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, आर्टिकल 165 के तहत। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? यहां भंग लिखा है, यहां पर त्रुटि हो गई है, भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो किसको? राज्य विधान परिषद को। किस आर्टिकल के तहत? तो 169, आर्टिकल का नाम क्या है? 169 के तहत। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। अब देखिएगा 12 कैसे हो सकती है, इसके संबंध में अगर प्रावधान देखें कि 12, ये संख्या 12 कैसे हो सकती है, तो 12 के संबंध में अगर प्रावधान देखिए तो एक संविधान संशोधन हुआ, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ? 2003 में। कब किया गया? 2003 में। और इस पे कहा गया कि केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% और विधान परिषदों में, विधान मंडलों में विधानसभा का 15%। और न्यूनतम की बात, जहां विधानसभा में संख्या 40 या उससे कम है वहां मंत्रियों की संख्या न्यूनतम 12 हो सकती है। अगले प्रश्न पर पूछा जा रहा, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? अब इसके संबंध में अगर बात करें कि अधिकतम संख्या विधानसभाओं में, तो विधानसभा की 2 कंडीशन, अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या यहां 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500। अधिकतम संख्या का प्रावधान कितना किया गया है? 500। और न्यूनतम संख्या की बात करें तो कितनी हो सकती है? 60। ये 2 चीजें ध्यान रखना है, विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, संवैधानिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जब सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है।
फिर अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो यहाँ संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। राज्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के संबंध में सूचियों का प्रावधान किया गया। अगला, सरकरिया आयोग का संबंध है। तो सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के संबंध में 1983 में गठित किया गया था। कब? 1983 में। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1987 में, और इसकी रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया गया वो 1988 में किया गया। ये 3 बातें ध्यान रखनी। सरकरिया आयोग का गठन 1983 में, सरकरिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1987 में, और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1600 पन्नों की 1988 में। और इस सरकरिया आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो रणजीत सिंह सरकरिया का नाम आता है। RS सरकरिया, रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, रणजीत सिंह सरकारिया। तो 1983, 87 और 88 के वर्ष ध्यान रखना है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।